नमस्कार, मैं रिद्धि त्रिवेदी। आप सभी का स्वागत है यूसीएन के खास सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। अक्सर हम इस सेगमेंट में बात करते हैं हेल्थ इश्यूज पर, हेल्थ क्योर पर, कॉजेस एंड प्रिवेंशन पर। आज हम हमारी बॉडी के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं, जो कि है ब्रेन। हमारे साथ है डॉक्टर मंदार वाघरालकर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरो इंटरवेंशनल। सो मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले तो आपको यूसीएन में आकर कैसा लग रहा है? नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर मंदार वाघरालकर, बहुत खुशी हुई है और मैं आभार प्रति करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने के लिए, जिसको लोगों को अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़रूरी है और पेशेंट को एक पता चलना चाहिए कि जो हम टॉपिक में बात करेंगे वो कितना ट्रीटेबल है, प्रिवेंट करा किया जा सकता है। उसके कारण समझना, उसका इलाज प्रॉपर तरीके से, टाइम से, उचित तरीके से निर्भर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूरो इंटरवेंशन क्या है? तो न्यूरो इंटरवेंशन का बारे में बात करें, ये कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है। सर्जरी बारे में मैं बाद में आऊँगा, पहले बताना चाहूँगा जो मेन जो लकवा जिसको बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं या फिर बोलते हैं स्ट्रोक आया पेशेंट को, तो ये स्ट्रोक हमेशा ब्रेन से रिलेटेड होता है। उसके साथ स्ट्रोक आई का भी होता है, रेटिना का, और एक स्ट्रोक स्पाइनल कॉर्ड का भी होता है। तो बहुत लोगों को ऐसे धारणा रहती है कि स्ट्रोक मतलब हार्ट का भी होता है या फिर किसी और अवयव का भी होता है, पर नहीं। स्ट्रोक सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक वर्ड या फिर लकवा जिसको बोलते हैं, वो दिमाग से ही रिलेटेड होता है और आँख दिमाग से कनेक्शन मेंटेन रहता है, इसलिए आँख का लकवा या फिर बहुत बार बैलेंस का लकवा या फिर बहुत बार स्पाइनल कॉर्ड का लकवा भी हम इसे कहते हैं। और लकवे में जैसे बताया गया है, सबसे दो इंपॉर्टेंट, सबसे मेन रीज़न है। एक होता है कि जिसमें जो अपनी खून की धमनी रहती है, जो आर्टरी रहती है दिमाग की, वो फट जाती है, इसमें हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, वो भी एक टाइप का स्ट्रोक है जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और एक इश्यमिक स्ट्रोक कहा जाता है, जिसमें जो दिमाग की खून की रक्तवाहिनी रहती है वो ब्लॉक हो जाती है क्लॉट की वजह से या कोई अन्य कारणों की वजह से। तो जो दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है, इश्यमिक और हेमरेजिक। इश्यमिक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 80 to 85% लोगों में इश्यमिक पाया जाता है। तो न्यूरो इंटरवेंशन का रोल दोनों में है, इक्वली है। हेमरेजिक स्ट्रोक में भी है, जहाँ पे ब्लड वेसल या फिर खून की वाहिनी फट जाती है, और दूसरा कारण जिसमें खून की रक्तवाहिनी ब्लॉक हो जाती है, जिस क्लॉट की वजह से। तो क्लॉट निकालने वाली प्रक्रिया हम न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर से किया जाता है। न्यूरो इंटरवेंशन ये नई फील्ड है, 2015-16 के बाद जैसे बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में जो रिसर्च ट्रायल्स आए थे, उनमें पाया गया तो ये काफ़ी फायदेमंद प्रोसीजर है। पहले मतलब लोगों को ऐसी धारणा थी, हमको लकवा हो गया मतलब हमेशा पेशेंट हमारा बिस्तर पर ही रहेगा। हाँ। पर ये अभी के टाइम में 2026 में देखा जाए तो ये हम बहुत आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के एडवांसेस में, दवाई के एडवांसेस में। लोगों को लगता है लकवा हो गया तो खून पतला करने की दवाई दे देनी है, क्लॉट है तो वो अपने आप टाइम के साथ पिघलते रहेगा और पेशेंट को फिजियोथेरेपी ही चालू रखनी है, पर ऐसा नहीं है। न्यूरो इंटरवेंशन का रोल आता है जब पेशेंट लकवे के साथ आता है 24 घंटे के अंदर। इसलिए हम बहुत इसमें प्राधान्य देते हैं कि लकवा जब होता है तो 24 घंटे जो गोल्डन विंडो किया जाता है, तो गोल्डन विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो टाइप के न्यूरो इंटरवेंशन में प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन, जिसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, वो 4.5 घंटे के अंदर लगता है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स जब लकवा होता है, लक्षण होता है, पेशेंट कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि लकवा हुआ है क्या मुझे। पहली बात तो लोग मानते हैं कि जो लकवा होता है, एक सेकंड में कम से कम 40 से 50 हज़ार ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स डैमेज होते हैं। तो जितना टाइम जाएगा उतना ब्रेन का टिश्यू धीरे धीरे डेड होते जाएगा, और ब्रेन ऐसा टिश्यू है एज कम्पेयर टू, और सब कुछ ऑर्गन्स रिप्लेस किए जा सकते हैं, रीजनरेट होते हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं, बट ब्रेन ऐसी चीज़ है कि ट्रांसप्लांट नहीं होता। जो टिश्यू डैमेज हो गया वो हो गया। तो न्यूरो इंटरवेंशन का रोल जब आता है तब पेशेंट एक गोल्डन विंडो में आता है हमारे पास, जो है 24 घंटा। जैसे आपने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक आता है, पता नहीं चलता, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम जान सकते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स है ब्रेन स्ट्रोक के? तो पहले कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे में? सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों, क्योंकि लोगों को पता है अगर हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत कॉमन है। बट ब्रेन के लक्षण पेशेंट समझ नहीं पाते। जो नॉर्मल स्ट्रोक होता है, एक हाथ पैर चलना बंद हो गया, तो वो बहुत कॉमन है। बहुत लोग समझते, बहुत लोग नहीं समझते। पेशेंट बहुत बार पेशेंट को सिर्फ झुंझुनी आ जाती है हाथ में, पेशेंट समझ नहीं पाते। पेशेंट को बहुत बार बैलेंस चला जाता है, लोग समझ नहीं पाते। बहुत बार पेशेंट्स की आँख की रोशनी चली जाती है एकदम से, तो वो भी बहुत लोग पेशेंट समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए है जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सबसे कॉमन लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम बोल सकते हैं वो बनाया है, जिसको कहा जाता है बी फास्ट। बी फास्ट मतलब BEFAST, जिसका फुल फॉर्म देखा जाएंगे नॉर्मल लोगों को समझने के लिए। बी मतलब बैलेंस। बैलेंस मतलब पेशेंट का अगर एकदम से संतुलन चला जाता है, धीरे धीरे नहीं, एकदम से, अगर समझ आज मैं ठीक हूँ, 2 घंटे के बाद मेरा बैलेंस चला गया और एकदम संतुलन नहीं बन रहा, तो बैलेंस का लकवा हो सकता है। तो ये लक्षण स्ट्रोक का हो सकता है।
तो सबसे तुरंत जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है या पास में जो प्राइमरी फिजिशियन है उससे जाके तुरंत पेशेंट को सलाह करनी है कि मेरे स्ट्रोक के लक्षण तो नहीं है। बी फास्ट में सेकंड आता है ई मतलब आइज। अगर जैसे मैंने बताया कि तुरंत आँख की रोशनी कम हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है, तो वो भी एक स्ट्रोक का कारण रह सकता है। एफ मतलब पेशेंट का फेस टेढ़ा हो जाता है, बहुत बार मुंह टेढ़ा हो जाता है, बात करने में तोतलापन होता है, तो वो भी एक लक्षण है। ए मतलब आर्म, अगर पेशेंट अगर दोनों हाथ सीधा करके देखे, एक हाथ अगर ड्रॉप हो रहा है तो ऑब्वियस एक आर्म का वीकनेस है, जिसको बी फास्ट में ए से प्रचलित किया जाता है। फिर आता है एस मतलब स्पीच मतलब पेशेंट की बोली में लड़खड़ाहट होना, तोतलापन होना। बहुत बार क्या होता है पेशेंट की ऐसा लगता है याददाश्त चली गई, सब कुछ ठीक है, पेशेंट चलता फिरता है, हाथ पैर चल रहे हैं, पर पेशेंट एकदम से भूल गया, नाम भूल गया, कोई वस्तु भूल गया, मैं इधर से किचन में जाना है, किचन से बेडरूम में आना है, पेशेंट को ओरिएंटेशन नहीं रहता कहाँ पे क्या करना है। और कई लोग कभी कभी इन छोटी छोटी चीजों को फिर नजरअंदाज करते हैं कि टाइम से हो जाएगा, शायद बीपी बढ़ा होगा, शायद शुगर की प्रॉब्लम होगी। तो ये लक्षण ही जो इम्पोर्टेंट है इनिशियल स्टेज में लोग गवा कर देते हैं, जिसकी वजह से वही एक फुल फ्लेज स्ट्रोक में कन्वर्ट होकर पेशेंट को फिर हमेशा के लिए बेडरिडन करता है। तो बी फास्ट के लक्षण, जिसमें लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टी मतलब टाइम। हमको क्या है, हमारी न्यूरोसाइंसेस में कहा जाता है टाइम इज ब्रेन। बाकी कोई ऑर्गन्स में आप देखा नहीं जाएंगे टाइम इज हार्ट, टाइम इज किडनी, ऐसा नहीं कहा जाता। टाइम इज ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे एक सेकंड में 30 से 40 हज़ार पकड़ के चलिए, तो मतलब एक घंटे के कम से कम 10 से 15 लाख सेल्स डैमेज होते हैं। वो जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिकवर नहीं करा सकते, पर जो बचा हुआ एरिया है ब्रेन का, हम वो बचा सकते हैं कि आगे जाके पेशेंट का फंक्शनल आउटकम अच्छा हो, डिसेबिलिटी ना रहे। पेशेंट लगता है कि चलो लकवा हो गया, पर जो खर्चा एक पेशेंट का मरीज और उसके परिजन कर रहे हैं पेशेंट पे आगे के 2-3 महीने के, वो खर्चा अगर आप पहले ही दिन तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाके उसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस या फिर थ्रोम्बेक्टोमी जो न्यूरो इंटरवेंशन में की जाता है, वो अगर लागू कराए तो पेशेंट का आउटकम काफी बेटर हो सकता है। और स्ट्रोक को लेकर जो एक विचारधारा है कि अगर स्ट्रोक हो रहा है तो वो क्योर नहीं हो पाएगा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं अभी हमें स्ट्रोक हुआ है तो अब बाकी की जिंदगी हमारी एक वेस्ट है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको स्ट्रोक होने के बाद भी वो बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दो जो माइनर स्ट्रोक किए जाते हैं जिसको हम टीआई ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या फिर मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं, उसमें क्या होता है छोटा मोटा क्लॉट जाता है ब्रेन में। जब स्ट्रोक होता है ना तो दो ही चीज़ों से मैक्सिमम जगह क्लॉट जाता है, एक तो हार्ट की वजह से या फिर ब्रेन की जो नसें रहती है हमारी, दो आगे की दो पीछे की, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज रहा, क्लॉट गया, तो जाके ब्रेन की छोटी धमनी में जाके फंस जाता है। अगर वो छोटा मोटा रहा तो खून के प्रवाह के साथ या खून की दवाई के साथ पिघल जाता है। तो बहुत लोगों ने देखा होगा माइनर स्ट्रोक के लक्षण इंप्रूव हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर, पर जो अगर मेजर 6 से 7 mm का क्लॉट रहा तो वो खून पिघलाने वाला इंजेक्शन भी पिघला नहीं पाता उसमें। तो उसमें कंडीशंस में हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जो न्यूरो इंटरवेंशन में प्रोसीजर की जाती है उसका लाभ लेते हैं, जो 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम कर सकते हैं। अभी जो रिसेंट ट्रायल्स आए तो 24 घंटे के बाद भी किए जा सकते हैं, बट गोल्डन विंडो पाया जाता है कि 24 घंटा, तब तक पेशेंट को कोलैटरल्स अच्छे रहते हैं। कोलैटरल्स मतलब क्या होता है, अगर एक नस 4 में से एक नस बंद है तो 3 जो हाईवे खुले हैं ब्रेन के वो अपना काम एक्स्ट्रा करेंगे। जब तक वो 3 हाईवे चल रहे हैं अच्छे से तब तक पेशेंट को लकवा ज़्यादा परमानेंट नहीं होगा। पर अगर वो प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से वो 3 हाईवे भी ब्लॉक हो गए तो फिर मरीज को धीरे धीरे परमानेंट डिसेबिलिटी या डैमेज हो जाएगा और पेशेंट फिर विकलांगता के साथ ही रहेगा। अगर ये ना करो तो फिर पेशेंट को हमेशा के लिए परमानेंट डिसेबिलिटी रहेगी। और रिस्क ये भी है कि बहुत अगर बड़ा क्लॉट होता है, बड़ा लकवा हो जाता है तो ओपन सर्जरी भी करनी पड़े, क्योंकि सूजन बढ़ती है 24-48 घंटे के। तो वो सब प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर टाइम से हम ब्रेन स्ट्रोक के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। अब बात की जाती है स्ट्रोक की, एक आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसा कॉमन रीजन फॉर अ ब्रेन स्ट्रोक? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हमने स्ट्रोक यंग एज में भी देखे, 6 साल के बच्चे में भी हमने स्ट्रोक देखे हैं। और जो रूटीन स्ट्रोक देखते हैं लोग परिधारणा सोचते हैं कि स्ट्रोक तो 40-50 साल या 60 साल के ऊपर ही होगा, उसके नीचे नहीं होने वाला। बट एक्चुअली देखा जाए 1 साल के बच्चे से लेके जब तक आप जीवित हो तब तक आपको स्ट्रोक की रिस्क बनी रहेगी। हो सकता है। अच्छा, ठीक है। जो मोर कॉमन रिस्क फैक्टर्स है वो बीपी, शुगर, थायराइड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, वो सब कॉमन रिस्क फैक्टर्स है। अगर आप हैबिट्स आपके अच्छे नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आप अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग या टबैको लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है कि खून का गाढ़ापन बढ़ता है, ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं। जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस बनते हैं वैसे ब्रेन में ब्लॉकेजेस बनते हैं, वो आगे जाके फ्यूचर स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक या माइनर स्ट्रोक का रीजन बन सकता है। स्ट्रोक जो है वो एक ब्रेन के लिए बहुत बड़ा डैमेज है जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो, और अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता, तो ऐसे कौन से डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने शुरुआती में बताया था, इश्केमिक स्ट्रोक, जिसमें जो खून की रक्तवाहिनी रहती है
बेसिकली दो ब्लड वेसल्स रहती है। एक होती है आर्टरी जो अच्छा खून हार्ट से ब्रेन को लेके जाती है, ऑक्सीजन लेके जाती है, और एक खराब वेन होती है, वेन जिसको वेन कहते हैं। तो वेन खराब खून वापस हार्ट की तरफ लेके आती है दिमाग से। तो न्यूरो इंटरवेंशन का रोल ये दोनों आर्टरीज में है। मतलब अगर कोई भी दिमाग की समस्या रही तो आर्टरी थ्रू या फिर वेन थ्रू हम माइनर पिन होल एक छेद करके डायरेक्ट दिमाग की नस तक, आर्टरी तक या वेन तक जा सकते हैं, जहाँ पे कोई क्लॉट फंसा हो या फिर कोई तकनीकी खराबट हो या जन्मजात कोई खराबी हो, इसके बारे में बात करूंगा। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रोक के कारण है वो इश्केमिक और हेमरेजिक है। स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज जिसको कहा जाता है हेमरेजिक, और इश्केमिक मतलब जहाँ पे क्लॉट फंस जाता है नस के अंदर, सिंपल भाषा में कहें तो। न्यूरो इंटरवेंशन में दोनों तकनीकें काम होती है। अगर क्लॉट फंसा है तो हम ट्यूब और स्टेंट के द्वारा वो क्लॉट जहाँ फंसा है वो दिमाग की नस में जाके उसको खींच के निकाल लेते हैं, जिसे हम वैक्यूम क्लीनर की तरह कहेंगे। एक सक्शन कैथेटर रहता है, वो वहाँ तक लेके जाते हैं दिमाग की नस में जहाँ क्लॉट फंसा है, वो हम लेके जाते हैं। ट्यूब्स कहाँ से लेके जाएंगे? हाथ की नस से, बड़ी नस से, या फिर पैर की ग्रोइन की नस से। जैसे आपने हार्ट का सुना होगा, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होता है। सिमिलर वे में हम यहाँ से दिमाग तक जाते हैं। तो जो क्लॉट फंसा है अगर, तो उसको सक्शन करके द्वारा या स्टेंट में फंसा के हम क्लॉट निकाल देते हैं, जिसका मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर की जाती है। और दूसरा, जब हेमरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज होता है ब्रेन में, तो उसके कारण पहले ढूंढना जरूरी है। जो मैक्सिमम ब्रेन हेमरेज का कारण रहता है ब्रेन में, वो होता है कि बीपी के कारण प्रेशर बढ़ गया, नस फट गई। पर कुछ रेयर कारण भी रहते हैं, जैसे कुछ फेमस एक्टर्स हो गया, आपने सुना होगा कि एन्यूरिज्म्स नाम के बीमारियां रहती है, जो जन्मजात या फिर धीरे धीरे बीपी, शुगर, जिनको लाइफ रिस्क फैक्टर्स अच्छा खराब रहते हैं, उनमें ब्लड वेसल्स की परत रहती है, धीरे धीरे वीक हो जाती है, और वीक होकर गुब्बारे फॉर्म होते हैं। जो खून सीधा जाना चाहिए वो सीधा नहीं जाता, वो गुब्बारे में भरता रहता है धीरे धीरे ओवर द ईयर्स। और वो जब उसकी वॉल या फिर उसकी लेयर वीक हो जाती है तो वो गिव अवे करता है, और जाके फट जाने के बाद पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होता है। तो ऐसे कुछ जन्मजात गुब्बारे भी बने रहते हैं, कुछ गुच्छे भी बने रहते हैं, जिसको आर्टरोवेनस मालफॉर्मेशन या एवीएम कहते हैं हम, या फिर सबसे मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म्स। तो इसमें भी न्यूरो इंटरवेंशन का रोल है कि हम जो गुब्बारा फटा है उसका लीकेज सबसे पहले ठीक करें। लीकेज कैसे ठीक करते हैं कि हम वही ट्यूब से जहाँ से हम क्लॉट निकालते हैं, हम गुब्बारे के अंदर क्लॉट डालते हैं कि वो जो गुब्बारा बना है वो क्लॉट से वो बंद हो जाए, या फिर उसमें प्लैटिनम धातु की कॉइल्स या फिर जो स्टेंट होता है अलग टाइप के फ्लो डाइवर्टर जिससे हम कहते हैं, उससे हम गुब्बारा बंद कर देते कि आगे जाके फ्यूचर में फटे ना। एक बार तो यूजुअली फट गया तो पेशेंट को सर दर्द और उल्टियाँ, ये कॉमन चीज रहती है लक्षण। और अगर दोबारा फटता है तो शायद जान का भी रिस्क रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस है। जब एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो उसमें से 1/3 पेशेंट ही बच पाते हैं। 1/3 पेशेंट्स को बहुत बार मिर्गी आना, झटके आना, या फिर एक साइड में लकवा होना, पैरालिसिस या कोमा में भी रहते हैं, और 1/3 पेशेंट तो बच भी नहीं पाते जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, जब हम इस टर्म को यूज़ करते हैं तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। कई लोग इसे हार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को कैसे डिफर किया जाए, कैसे ये कंफ्यूजन हटाया जाए लोगों का कि दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं? एक तो चीज़ आपने सही कही कि स्ट्रोक ऐसा टर्म है, वो पेशेंट को अगर झटका, मिर्गी भी आ रहा है, एपिलेप्सी भी आ रही है, तो भी उसको पेशेंट स्ट्रोक कहेगा। करेक्ट। पेशेंट अगर सिर को सीवियर हेडेक हो रहा है तो भी पेशेंट को उसको स्ट्रोक कहेगा। बैलेंस चला गया, आंखों की रोशनी चली गई, जैसे मैंने बताया कि बी फास्ट एक्रोनीम सबसे फेमस है। अब वो इंग्लिश में है, हिंदी में और मराठी में भी उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है अगर आप नेट पे सर्च करें। पर मेन ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना ये कि ऐसे कुछ लक्षण हो जो आँख से रिलेटेड हो, बैलेंस से रिलेटेड हो, या एक साइड चेहरे पे, बोली पे या हाथ पैर में कोई लक्षण आते हैं जो पहले नहीं आए और जो एकदम से आए फास्ट। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे 1-2 महीने में धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा सिर दर्द दुख रहा है, पर सिर दर्द अगर एक टाइम से तुरंत, जो ऐसा सर दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा हेडेक होता है स्ट्रोक में, जो ब्रेन हेमरेज होता है। उसके साथ पेशेंट को उल्टियाँ भी हो सकती है, मिर्गी के झटके भी आ सकता है, पेशेंट सुस्त हो जाता है। ये सबसे मेन कॉमन कारण रहता, लक्षण रहता है एक हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन हेमरेज होता है। और जो मैंने बताया कि क्लॉट वाला जो स्ट्रोक होता है जिसमें क्लॉट फंस जाता है, उसमें भी सेम लक्षण आ सकता है, पर उसके साथ पेशेंट को आँख की रोशनी चले जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, हाथों में पैरालिसिस, एक हाथ में या दोनों हाथों में बहुत बार, या फिर दोनों पैरों में भी बहुत बार हमने देखे हैं कि एक्यूट ऑनसेट, मतलब एकदम से होने वाले जो लक्षण होते हैं वो स्ट्रोक के हो सकते हैं। इसलिए तुरंत पास में जो फिजिशियन अवेलेबल हो, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, या इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल, जहाँ पे एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हम जिसे कहते हैं, वो अवेलेबल हो, तो वहाँ पे जाके तुरंत पेशेंट का स्ट्रोक बचाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन स्ट्रोक या अटैक फेस कर रहा है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है? सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए, या उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? एक स्ट्रोक पेशेंट यूजुअली इंडिया में आज देखा जाए तो हर 4 में से 1 जन को स्ट्रोक हो रहा है। हाँ। हर 4 में से
तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन ब्रेन डिजीज़ है। अगर इसके बारे में हम और बात करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे कि पेशेंट को टाइम में पहुंचना है, पेशेंट को टाइम गवा नहीं करना है, लोगों से फ़ोन करके पूछने नहीं रहना है कि मेरे को ये स्ट्रोक का लक्षण अच्छा है, कौन सा अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट है, कौन सा अच्छा अस्पताल है। इसके बारे में रादर देन हम बात करके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है या नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल या फिर नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पे अगर पहुँच जाते हैं तो डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंटली, इतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो स्ट्रोक के लक्षण समझ सकता है और उसके लिए जो प्राथमिक उपचार है, जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस नाम का इंजेक्शन लगता है खून पिघलाने वाला, उसका सक्सेस रेट अच्छा रहता है अगर वो तुरंत 4-4.5 घंटे के अंदर लगता है मरीज को। अगर पेशेंट के मरीज ने पहले ही 3-3.5 घंटे गवा दिए कि लोगों को पता है चलो मेरे पास 4.5 घंटे है, मेरे पास अभी 1 घंटा ही हुआ है, मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, और वो गलत है। जितना टाइम आप गवाओगे उतना फिर ब्रेन डैमेज होते रहेगा, फिर उतना आज के टाइम में न्यूरो इंटरवेंशनल कितना एडवांस है और क्या प्रोसीजर्स है इसके? जैसे मैंने बताया कि न्यूरो इंटरवेंशन में सबसे कॉमन प्रोसीजर है स्ट्रोक के लिए, जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जिसे हम कहते हैं कि सक्शन के द्वारा या फिर स्टेंट के द्वारा हम क्लॉट निकाल लेते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर है कि हम जो ब्रेन में ब्लॉकेजेस रहते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट, जैसे लोगों ने सुना होगा कि हार्ट में स्टेंट डलते हैं, तो लोगों को पता नहीं रहता ब्रेन के अंदर भी स्टेंट डलते हैं। वो गले में हो या फिर ब्रेन के आँख के पीछे वाली नस है, वहाँ पे भी हमने स्टेंट डाले, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक। बहुत लोगों को धारणा रहती है कि नहीं अभी 70-80 साल है, हमने 95 ईयर्स या 98 ईयर्स की लेडी में भी डाला है स्टेंट, और हमने 6 से 7 साल की बच्चियों में भी स्टेंट डाला है। अगर उसको स्ट्रोक के अनयूजुअल लक्षण हो, पता चला ब्लॉकेज है या फिर डायसेक्शन है या फिर कोई गुब्बारा है जिसके कारण ये क्लॉट बन के स्ट्रोक हुआ है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है कि हम कौन से पेशेंट्स को स्ट्रोक ट्रीट करना है। सभी के पेशेंट स्ट्रोक अगर एलिजिबल हो तो वो आइडियली हम ट्रीट कर सकते हैं न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर्स। ओके, तो अभी हमने बात करी कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हेडेक होता है या कुछ अनयूजुअल चीज़ हम देखते हैं, तो डेली लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मली लोगों को नज़रअंदाज नहीं करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रोक के लक्षण नज़रअंदाज नहीं करने हैं और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बनानी है। मेरे हिसाब से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट 3 हैबिट्स मैं बताना चाहूँगा, हर पेशेंट को बताता हूँ मेरे ओपीडी में, कि फर्स्ट इज स्लीप, सेकंड इज डाइट एंड थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी। अब बीपी शुगर आपका तो दवाइयों से कंट्रोल होते रहता है, बट ये 3 प्राथमिक उपचार है जो आपके हाथ में है, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड। तो नींद हो गया, प्रॉपर डाइट, एक बाहर का कम खाना, ऑयली चीज़ें या फिर जो फास्ट फूड आजकल बहुत चलता है वो कम खाना, सेवन करना, और हैबिट स्टार्टिंग से ही फॉर्म होती है। तो डिसिप्लिन स्लीप में भी, स्लीप हाइजीन में, एक डाइट हाइजीन में, और फिजिकल एक्टिविटी। आपकी जो ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं या फिजिकल एक्टिविटी, वो स्ट्रेस करते हैं लोग कि आप 20,000 स्टेप्स मिनिमम दिन के होने चाहिए। वो क्यों बात करते हैं? क्योंकि आपका जो खराब फैट है वो बर्न आउट होता है, कैलोरीज के साथ आपका जो खराब फैट है वो बर्न होता है। जो ब्लॉकेजेस हार्ट में या ब्रेन में बन रहे हैं वो धीरे धीरे बेटर होते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी से आपके ओवरऑल वेलबींग मेंटेन रहता है। तो आई थिंक सबसे 3 जो मेजर हाइलाइट्स पॉइंट्स है बताना चाहूँगा, जो पेशेंट के हाथ में रहता है, वो इससे पेशेंट बच सकता है फ्यूचर स्ट्रोक या फिर एनी डिजीज एज पर से हार्ट अटैक जैसे भी। आपने जैसे कहा कि किसी भी एज में स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, तो व्हाट इज पीडियाट्रिक स्ट्रोक? पीडियाट्रिक स्ट्रोक ऐसी एक बीमारी है, वो भी एक स्ट्रोक का सबसे मेजर हर्डल है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। एक्चुअली सबसे पहले पेशेंट तो ऑब्वियस पीडियाट्रिशियन के पास जाएगा। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल रहते हैं जो ब्रेन के स्ट्रोक्स ट्रीट करते हैं। हम एज अ न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हम दोनों एडल्ट एज वेल एज पीडियाट्रिक स्ट्रोक से डील करते हैं, जिसमें अगर पेशेंट को लकवा हुआ है, तुरंत लकवे के टाइम विंडो में, गोल्डन विंडो में अगर मरीज आता है, उसमें भी सेम ही तरीके जो एडल्ट में हम करते हैं कि क्लॉट जो फंसा है दिमाग की नस में, हम उसको खींच के निकाल लेते हैं स्टेंट से या फिर एस्पिरेशन कैथेटर से। और पेशेंट यंग एज में पेशेंट का दिमाग इतना ग्रोइंग रहता है कि जो कोलैटरल्स रहते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर समझ लो एक भी नस बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो ब्रेन नेचुरली मैकेनिज्म से बाकी नसों इतने कोलैटरल्स फॉर्म करता है कि पेशेंट को बहुत बार 100% वीकनेस नहीं आती जो ओल्ड एज में आती है एज कम्पेयर टू। तो वो ढूंढना समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोलैटरल्स अच्छे तब तक मरीज को कोई लक्षण नहीं आएंगे, बट ये बता के नहीं आएगा कि कब लक्षण आएंगे। वो एक दिन में भी हो सकते हैं, एक महीने में भी आ सकते हैं। तो जब भी ऐसे लक्षण हो, हम एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके एक पीडियाट्रिक स्ट्रोक का कारण क्या है बेसिकली, क्योंकि यंग एज में जरूरी नहीं बीपी शुगर कारण रहता है, उसमें कुछ अनयूजुअल कारण रहते हैं। तो मेन जैसे खून की कुछ बीमारियां रहती है, सिकल सेल हो गया, थैलेसेमिया हो गया, ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बीमारियां रहती है।
बहुत बार बच्चों में जन्मजात कुछ गुब्बारे या फिर गुच्छे जिसको एवीएम सेलुलर फिशुला कहा जाता है वो भी बने रहते हैं, उसके वजह से भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है या ब्रेन हेमरेज होता है। 3 साल के बच्चे में भी बहुत बार वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन नाम की एक बीमारी रहती है, उसमें प्रेशर इतना बढ़ जाता है खून की नस में कि वो रप्चर या गिव अवे हो जाता है और पेशेंट को ब्रेन हेमरेज होता है। और छोटे बच्चों में लकवा समझना बहुत बार मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा है कि पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पास या इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके उसका कारण समझे। ब्रेन से रिलेटेड जो डिसीजेस होती है, अब जैसे न्यूरो इंटरवेंशन की बात करें तो लोगों की एक विचारधारा है कि इट वुड बी मोर कॉस्टली, लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा प्रोसीजर होगा। सो आप इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियस यस, न्यूरो इंटरवेंशन कॉस्टली प्रोसीजर है, बिकॉज इसको आए ही अभी 10 साल भी नहीं बोल सकते। जैसे धीरे धीरे इंडिया में एडवांसेस आने के, ये जो न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर थी यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे इंडिया में आने के 5 से 10 साल पहले ही अवेलेबिलिटी थी, लोग करते थे, पर ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं थी। 2014, 15, 16 के बाद हमको ऑफिशियल गाइडलाइंस आ गई, जिसकी वजह से हम ऑफिशियल पेशेंट को ये न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरीज का फ़ायदा दे सके। और जो इनके जो गाइड वायर्स, कैथेटर्स और जो ट्यूब्स बनते हैं जो हम ब्रेन में लेके जाते हैं ग्रॉइन से, वो महंगे आते हैं, वो इंडिया में अभी तक बनने चालू नहीं हुए। तो धीरे धीरे फिर बाहर से जैसे इम्पोर्ट चालू हुआ, नेचुरली जो साइंटिस्ट थे, न्यूरो साइंटिस्ट इंडिया में बनाने लग गए ये डिवाइसेस, तो कॉस्ट धीरे धीरे कम हुआ। सेम गोज विद न्यूरो इंटरवेंशन, क्योंकि ये नई फील्ड है, जैसे माना चाहो तो ये स्टिल इन बेबी फेज, पर इसके एडवांस इतने सारे हो गए हैं कि जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी फॉरगिविंग है। मतलब लोगों को हमने देखा है कि एक लकवे का पेशेंट अगर 1-1.5 घंटे के अंदर ही पहुंच जाता है तो तुरंत टेबल में हमने देखा है वो चलने फिरने लगता है 1-1.5 घंटे के अंदर। सेम गोज विथ अगर गुब्बारा फूटा है, अगर उसको रप्चर हम बंद कर देते हैं तो आगे जाके फ्यूचर रप्चर की रिस्क बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू एक ओपन सर्जरी और एज कम्पेयर टू मेडिकेशन ट्रीटमेंट। तो न्यूरो इंटरवेंशन जहाँ काम करता है वहाँ पे मेडिसिन काम नहीं करता। मेडिसिन के ऊपर एक ये फील्ड है जहाँ पे हम मिनिमल इन्वेजिव पेशेंट को ब्रेन के प्रॉब्लम से ट्रीट किया जा सकता है। और कॉस्ट में और एक चीज़ है कि ये जो न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर है सभी TPAs ये जो इंश्योरेंस रहती है उसमें कवर हो जाते हैं। एक्चुअली अभी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है जो आयुष्मान भारत या फिर NGP जेवा है, उसमें भी ये न्यूरो इंटरवेंशन के काफ़ी डॉक्टर्स ने पैकेजेस अच्छे बना के रखे हैं। जो मैक्सिमम स्ट्रोक है हो या फिर अन्यूरिज्म कॉइलिंग हो, उसके भी पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल है। सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे अच्छी एक स्ट्रोक टीम या फिर इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, वहाँ पे इसकी सर्जरीज अवेलेबल हो रही है। एक 24/7 स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, जहाँ पे ये इंटरवेंशन प्रोसीजर कंटिन्यूस हो रही है। यूजुअली टाइम ब्रेन है तो हम यूजुअली इसमें कुछ देखते नहीं हैं। आइडियली हमारा मोटो रहता है कि पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाए बीमारी क्या है, बीमारी से बचना कैसे है, आगे जाके इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे अगर हम नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, ये सब कुछ समझा के पेशेंट को कॉस्ट समझा के, क्योंकि ऑब्वियस कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, पर मैं पेशेंट को समझाता हूँ एज ये, क्योंकि ये बीमारी से पेशेंट की नहीं है, ये बीमारी एक पेशेंट के परिजन की भी है। ये इट्स अ डिजीज़ ऑफ फैमिली। जो खर्चा हम स्टार्टिंग में करेंगे और जो खर्चा ओवर द टाइम अगर पेशेंट को विकलांगता आ जाती है, पेशेंट 2-3 महीना या 6 महीना बेडरिडन रहता है, जो नर्सिंग केयर, जो दवाई का खर्चा आप उठाओगे रादर देन एज कम्पेयर टू जो खर्चा हम स्टार्टिंग में उठाओगे, इट्स टोटली डिफर्स। तो पेशेंट को अगर 2-3 महीने में या फिर इनिशियल 7 डेज में इंप्रूवमेंट आ रहा है न्यूरो इंटरवेंशन से, तो मैं चाहूँगा कि ऑब्वियस जो एलिजिबल पेशेंट्स है उसका बेनिफिट पेशेंट्स को होना चाहिए, स्ट्रोक पेशेंट्स के, और बीमारी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट। अभी आपने बात कही स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, ठीक है, इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, कैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ये? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल एक एज अ टीम वर्क काम करता है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में हमेशा राइट फ्रॉम एक टेक्नीशियन से लेके, एक लिफ्ट मैन से लेके, एक नर्सिंग स्टाफ से लेके, या फिर आप एम्बुलेंस का ड्राइवर या फिर कोई भी पैरामेडिक्स जिसको बोलते हैं, उससे लेके जो टॉप हायरची में रहते हैं डॉक्टर्स या न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, सब एक एज अ टीम काम करते हैं। उसके लिए हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जैसे हमारे पास कोई स्ट्रोक सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, तो हम कोड फास्ट या ब्रेन स्ट्रोक एक्टिवेट करते हैं जब भी पेशेंट हो, अगर वो 24 घंटे के अंदर पेशेंट को लक्षण हुए हैं। तो राइट फ्रॉम नर्सिंग स्टाफ, राइट फ्रॉम एम्बुलेंस, राइट फ्रॉम एक लिफ्ट मैन से लेके टेक्नीशियन तक कॉल जाता है कि पेशेंट को स्ट्रोक के साथ मरीज आया है। जो गाइडलाइंस के हिसाब से जितना जल्दी है स्ट्रोक की ट्रीटमेंट मरीज को मिलेगी, उतना फायदा उसको आगे जाके होगा। तो ऑब्वियस अगर पेशेंट 2 घंटे के अंदर आ रहा है हॉस्पिटल के डोर पे, तो हम डोर टू नीडल टाइम और डोर टू पंक्चर टाइम देखते हैं। डोर टू नीडल टाइम मतलब कब पेशेंट डोर में आया हमारे अस्पताल के दरवाजे में, और वो लेके कब जाके उसको प्रोसीजर या फिर ट्रीटमेंट चालू हुई। आइडियली गाइडलाइंस के हिसाब से 60 मिनट या फिर 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने ऐसे पेशेंट्स किए हैं कि जिसने डोर टू नीडल टाइम हमने 13 से 15 मिनट ही था सिर्फ,
कि इतनी अच्छे से हमारी टीम एक फॉर्म है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में। बाकी कुछ हॉस्पिटल्स रहते हैं जो प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स रहते हैं, कुछ एडवांस हॉस्पिटल्स रहते हैं जो एडवांस स्ट्रोक सेंटर्स रहते हैं। जो एक्सटर्नल बॉडीज़ हैं जो एक एक्रेडिशन देती है, जैसे NABH आपने सुना होगा, वैसे ही प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर, एडवांस स्ट्रोक सेंटर का एक्रेडिशन हॉस्पिटल को दिया जाता है कि वहाँ पे एक एक्चुअल न्यूरोलॉजिस्ट या फिर प्राइमरी MD फिजिशियन अवेलेबल है कि जो स्ट्रोक समझ पाए और उसका एक इनिशियल ट्रीटमेंट फास्टली दे पाए। एडवांस स्ट्रोक सेंटर में जो MRI CT स्कैन अवेलेबिलिटी के साथ कैथ लैब की अवेलेबिलिटी जहाँ पे न्यूरो इंटरवेंशन किया जाता है, और एक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट फुल टाइम अवेलेबल है, तो उसे हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहेंगे। सर जाते जाते UCN के व्यूअर्स को आप ब्रेन से रिलेटेड हाउ टू कीप योर ब्रेन हेल्दी, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग एन इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं सभी देशवासियों को देना चाहूँगा। जो स्ट्रोक एक बीमारी नहीं है, एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसको आप बहुत लोगों को धारणा है कि इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। यस, डेफिनेटली अगर गोल्डन विंडो में स्ट्रोक का पेशेंट आता है, कोई भी टाइप का स्ट्रोक हो, तो उसे क्यूर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, और एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। प्रिवेंटेबल मतलब जो आपके रिस्क फैक्टर्स है, BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ख़राब कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, इससे अगर आप बचते हैं तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रोक जो सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है उससे बच सकते हैं। उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसका गोल्डन विंडो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्रोनिम मैंने बताया, बी फास्ट, जो उसके लक्षण है स्ट्रोक के, उसको बार बार समझना बहुत ज़रूरी कि अगर ऐसे लक्षण हो तो तुरंत हमको पास के कोई हॉस्पिटल में या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच के इसका उचित उपचार जल्द से जल्द कराना है। तो ये थी हमारी मंदार वाघरालकर सर के साथ बातचीत। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए और जानने के लिए देखते रहिए UCN का खास सेगमेंट हेलो डॉक्टर।